अब ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं और मुसलसल डेवलप हो रही हैं, लेकिन जो भी डेवलपमेंट है वो सारी की सारी ऑफ सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। अमेरिका तो जाना बड़ा मुश्किल हो गया, आप लोगों को सबको पता है। आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड है जाने का वो जर्मनी में लोगों का। होता क्या है कि जब कोई नया ट्रेंड आता है ना, उसमें फंडिंग बहुत होती है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी कंपनी, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी एंड इफ यू हैव दोज स्किल्स, वो फौरन आपको हायर करते हैं। भागने की जरूरत नहीं है प्रोग्रामिंग से, यू हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग। ये इत्तेफाक है, इतनी बड़ी बड़ी क्लास में मैं जाता हूँ कोई प्रोग्रामर ही नहीं होता। अब लिनक्स इज़ वेरी बिग नाउ इन यूएस और हर जगह। तो जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे ना, एवरीबॉडी नो विंडोज, लेकिन इफ़ यू नो लिनक्स तो कहेंगे कि भाई दे हैव प्रेफरेंस। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, अब हर चीज़ जो ड्राइव करती है ना, अब सॉफ्टवेयर है। एवरीथिंग रन बाय सॉफ्टवेयर नाउ। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, चाहे वो एयरलाइन हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बैंकिंग हो, एवरीथिंग रन ऑन आईटी। तो इम्पॉर्टेंट तरीन बात यह है कि जो अक्सर बच्चे भागते हैं वो ये कि मुझे सॉफ्टवेयर नहीं करना, मुझे नहीं करनी कोई लैंग्वेज सीखना इंतहाई ज़रूरी है। चाहे कोई भी एक लैंग्वेज जो आपको आनी चाहिए, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो C++ हो, चाहे जावा हो, यू हैव टू हैव एटलीस्ट वन लैंग्वेज। इसका क्योंकि अगर आप ये कहेंगे ना कि मैं नेटवर्किंग में जाता हूँ, एक ज़माने में नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट डिफरेंट थे, चीज़ डेवलप हो रही थी। अब ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं और मुसलसल डेवलप हो रही हैं, लेकिन जो भी डेवलपमेंट है वो सारी की सारी ऑफ सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। तो उससे कोई निजात नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर कोई लैंग्वेज नहीं करूँगा तो आई विल रन। यू हैव टू लर्न सॉफ्टवेयर, देयर इज़ नो वे आउट। तो यहाँ पे किन किन लोगों को पाइथन आती है, किन लोगों को जावा आती है? जावा HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ जो किया है ना वो है। और C++। देखिए ना, बहुत कम बच्चे हैं जिनके पास लैंग्वेज आती है, राइट। अब जितनी भी यहाँ पे डेवलपमेंट, जैसे मैंने बार बार कहा है कि हर चीज़ नाउ बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर, एवरीथिंग ऑन सॉफ्टवेयर। AI जो आजकल AI का बहुत जोर है, इट्स ऑल सॉफ्टवेयर। एक ह्यूज डेटाबेस था पहले से था ये मौजूद, लेकिन हमारे पास ऐसे प्रोसेसर नहीं थे जो इतने फास्ट उसको प्रोसेस कर सके। लेकिन प्रोसेसिंग सारी आजकल भी जो है डेवलपमेंट के दो हिस्से होते हैं। एक फ्रंट पे जो आपको नज़र आती है, आप किसी भी वेबसाइट पर जाएं, वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, और उसके पीछे जो डेटा प्रोसेस होता है वो सारा क्या होता है, बैक एंड, राइट। और उसके अलावा फिर मोबाइल डेवलपमेंट भी है और अदर डेवलपमेंट, लेकिन नथिंग एस्केप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आना चाहिए। तो मैं जो हूँ वहाँ पर, मैं भी आप लोगों की तरह एज ए स्टूडेंट था। पता नहीं आप लोगों ने, कराची में एक यूनिवर्सिटी थी, NED यूनिवर्सिटी, पता है किसी को NED यूनिवर्सिटी? अब तो खैर कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बन गई हैं। उस ज़माने में लाहौर इंजीनियरिंग होती थी यहाँ पर, और फिर कराची में NED होती थी, आज से 30 ईयर्स अगो। तो आई वॉज जस्ट स्टूडेंट लाइक यू। और फिर देखिए हर टाइम्स के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं। उस ज़माने के चैलेंजेस डिफरेंट थे, अब चैलेंजेस डिफरेंट है। हमने जब वहाँ पे बैचलर किया था लेट 80s में, तो उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, राइट, देयर वाज नो इंटरनेट। तो हम बताओ कहाँ जाते थे? हम जाते थे लाइब्रेरीज, ब्रिटिश लाइब्रेरी और कुछ और वहाँ से कैटलॉग देखते थे, और उस कैटलॉग में यूनिवर्सिटीज़ के नाम होते थे। उस यूनिवर्सिटीज़ के नाम हम देखते थे और फिर उन्हें लेटर भेजते थे, जो आजकल कोई भी शायद लेटर नहीं भेजता, राइट। हम लेटर भेजते थे, फिर वो जवाब देते थे 1 महीने बाद। मतलब हमारे 8 सेमेस्टर होते थे, तो 6 या 7 सेमेस्टर में हम स्टार्ट कर देते थे इनसे, मतलब मेल करना। फिर वो हमें जवाब देते थे, जवाब आता था, फिर वो कहते कि हमारे पास ये प्रोग्राम है, फिर उन्हें अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजते थे। फिर वो कहते थे कि हाँ भाई, अब जो है आपकी ये रिक्वायरमेंट है, आपको टोफल देना है, GRE देना है, क्योंकि हम बैचलर करके जाते तो हमें GRE देना पड़ता था, और टोफल सबके लिए ज़रूरी था उस ज़माने में। तो सिर्फ इस कॉरस्पॉन्डेंस में, इस तरह की मेल भेजने में आने में 6-6 महीने लग जाते थे। कभी कभार वो मेल भेजते थे, हमें मिलती नहीं थी। तो देखिए वहाँ का चैलेंज डिफरेंट था। अब आप लोग क्या है, इंटरनेट पे जाते हैं, 10 यूनिवर्सिटीज़ को एक साथ भेज देते हैं। तो डिफरेंट टाइम, डिफरेंट चैलेंजेस। उस ज़माने में हमारे लिए आसानी क्या थी, कंपटीशन कम था, राइट, लोग कम थे, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ बुला लिया करती थी, और ख़ास तौर पे उस ज़माने में NED का बड़ा नाम था। अगर आप बैचलर कर लें और आप पास आउट भी ना हो, हमसे 7 सेमेस्टर के बेस पे हमें एडमिशन मिल जाता था। कई यूनिवर्सिटीज़ कहती थी आ जाओ। फिर एक प्रोसेस था I-20, अभी भी वही प्रोसेस है, राइट।
यू रिसीव एन I-20 और फिर उस I-20 की बेस पे आपको वीज़ा मिलता था। लेकिन वो प्रोसेस इतना लंबा होता था कि हमें साल लग जाता था उस प्रोसेस को चलाते में। ये फ़र्क था। अब क्या है कि आप लोग जो भेजते हैं और फ़ौरन जो है ईमेल के थ्रू जवाब आता है। आजकल सुना है कि बहुत ज़्यादा टफ हो गया इवन कोई अपॉइंटमेंट लेना भी, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल जर्मनी बहुत लोग जाना चाह रहे हैं आजकल। उनके जर्मनी में जो उनकी प्रोसेस तो सारा हो जाता है, अपॉइंटमेंट लेना भी एक मसला है आजकल, राइट। एनीबॉडी ट्राइंग टू गो आउट, या सब यहीं रहना चाहते हैं? बाहर जाने की कोशिश है किसी की? कोई प्रोसेस किसी ने स्टार्ट किया? हाँ, किसी ने कोई प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं किया, तो किसी का कोई इरादा ही नहीं है। कराची में ये ट्रेंड बहुत है, वहाँ पे बच्चे फ़ौरन ही पढ़ने के दौरान ही भागना चाहते हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट इट? किसी को प्रोसेस के बारे में मालूम करना है? तो आजकल अमेरिका तो जाना बड़ा मुश्किल हो गया, आप लोगों को सबको पता है। अब ट्रंप मौजूद है तो उसने बहुत टफ़ कर दिया है। उससे पहले जब डेमोक्रेट थे उस वक्त थोड़ा आसानी थी, जब भी रिपब्लिकन आते हैं तो थोड़ा टफ़ हो जाती है। वो इमिग्रेशन के सख्त खिलाफ हैं, वो कहते हैं कि इमिग्रेंट आने ही नहीं चाहिए, हालांकि अमेरिका इज़ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, राइट। आजकल जो ज़्यादा ट्रेंड है जाने का वो जर्मनी में लोगों का, इसलिए कि एक तो आसान है, दूसरी उनकी एजुकेशन भी बुरी नहीं है, और सबसे अहम तरीन वजह यह है कि वहाँ पर जो है फ्री एजुकेशन। आपको पता है ना, आप अगर सिर्फ वहाँ पर एक उनको सेट फीस भेजनी होती है, फॉर एग्जांपल एवरी ईयर every month they have some expense. Once you submit that money, you deposit that expense, then it will be free. The education itself is free, but उनके पास थोड़े से जो मंथली एक्सपेंसेस हैं तो वो आपको पहले से जमा कराने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, एज आपको उस वक्त मिलेगा अगर आप थोड़ी सी जर्मन सीख लें, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंग्लिश में नहीं सिखाती हैं, उनकी मीडियम ऑफ लैंग्वेज जो है वो जर्मनी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो दोनों जर्मन और इंग्लिश दोनों में। मेरे अपने दो अभी ब्रदर के जो हैं बेटे गए हैं, दोनों अभी दे आर इन जर्मनी। दोनों मुझे पूरा प्रोसेस समझाया है कि किस तरह होता है। तो जर्मनी इज़ वन ऑफ द ऑप्शन, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ आर ऑप्शन, राइट। अच्छा, हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसी ने सुना है कि व्हाट इज़ एस ट्रेंड? एस कर्व के बारे में सुना है? हर दौर में जो है ना एक आपको ट्रेंड होता है किसी भी टेक्नोलॉजी का। फॉर एग्जांपल, राइट, आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे जब इंटरनेट आया था, राइट, 90s में। एवरीबॉडी कैन सी। तो जब ट्रेंड आता है ना तो शुरू में ट्रेंड स्टार्ट होता है और फिर लोग थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं उसके बारे में, तो उसका ट्रेंड नीचे जाता है, राइट। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग समझते हैं एंड देन इट बूम, राइट। और एक जगह आके वो प्लेटो हो जाता है, दैट्स इट। 90s में क्या ट्रेंड आया था? इंटरनेट, राइट। मिड 1995 टू 2005 फॉर एग्जांपल, करेक्ट। फिर क्या ट्रेंड आया था? आप समझ रहे ना, ये इसको कहते हैं एस कर्व। एस कर्व मीन्स इट स्टार्ट, फिर लोगों को थोड़े से शुरुआत होती हैं, थोड़ा सा ट्रेंड नीचे होता है वो, देन पीपल स्टार्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, वो आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन इट बूम। अच्छा, कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो एक टाइम पर आके क्या होता है? प्लेटो, नो मोर ग्रोथ, जस्ट सर्वाइव, अंडरस्टैंड। उसके बाद ये 90s में ट्रेंड था। फिर उसके बाद क्या ट्रेंड आया? और ज़रूरी नहीं कि एक वक्त में एक ही टेक्नोलॉजी हो, मल्टीपल। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उस ज़माने में क्या था? इंटरनेट, राइट। जब अमेज़ॉन, याहू, राइट, ऑल दिस कंपनी। फिर 2000 से क्या ट्रेंड आया? एवरीबॉडी गेट सेल फोन, राइट, वायरलेस, राइट, वायरलेस का ट्रेंड आया। वायरलेस, किसी ने सुना है व्हाट इज VoIP? वॉइस ओवर IP। आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि वॉइस ओवर IP होती क्या है। पहले तो इंटरनेट आया, राइट। अब इंटरनेट के ऊपर उन्होंने वॉइस भेजना शुरू कर दी। कैसे? एक ज़माना था पहले आपकी टेलीफोन लाइन लगती थी, राइट, पोल होते थे, और वहाँ से आपके पास एक, पता नहीं आप लोग तो बहुत यंग है ना, उस ज़माने में टेलीफोन होते थे घर में, फ़ोन अभी भी है लोगों के घर में फ़ोन, PTCL के फ़ोन, राइट। तो जब हम अमेरिका से यहाँ कॉल करते थे तो 1 मिनट की कॉल $2 की होती थी, $2 पर मिनट। सोचें आप,
अम्मी से अगर 5 मिनट बात करनी हो तो घड़ी देख रहे होते कि $10 बन जाएंगे। हम तो स्टूडेंट थे ना उस ज़माने में, पैसे तो नहीं होते थे। तो $2 की पर मिनट कॉल होती थी यार। गलती से 15-20 मिनट बात हो गई तो सारा बजट ही ख़राब हो जाता था, क्योंकि बिल आता था ना फिर। तो फिर टेक्नोलॉजी ऐसी आई कि इन्होंने क्या किया कि वॉइस के सिग्नल को इंटरनेट के ऊपर भेजना शुरू कर दिया। उस टेक्नोलॉजी का नाम था वॉइस और आईपी। बहुत बड़ा ट्रेंड था। उससे फ़ायदा क्या हुआ? कॉस्ट। और आप सब लोग अभी क्या यूज़ करते हैं? व्हाट्सएप, सारी वो सारा क्या है? वॉइस और आईपी है। अब कॉल फ्री हो गई, राइट। उस ज़माने में एक बहुत बड़ा ये ट्रेंड था और बहुत बड़ी बड़ी $multi-billion कंपनी थी जो सिर्फ आपको कॉल करवाती थी। जिस तरह PTCL है, एक ज़माने में PTCL बिग थिंग थी ना, हर घर में टेलीफोन आना बहुत बड़ी बात थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 70s और 80s में। तो उस ज़माने में ये ट्रेंड था, राइट, 2000 से मे बी 2010 तक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ? किसी ने नाम सुना है? Amazon AWS, और दूसरा क्या है? एज्योर, शाबाश, और गूगल क्लाउड, राइट। तो फिर ये ट्रेंड आया। ये आप स्टार्ट कर लें 2010 से मे बी 20। ये ट्रेंड ऐसा है कि अभी भी कंटिन्यू है। एवरीबॉडी यूज़। अमेरिका में अब हर कंपनीज जो है ना, 2 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना पूरा सोल्यूशन अपने कंपनीज के डेटा सेंटर में लगाते हैं। उनके अपने सर्वर होते हैं, उसको कहते हैं ऑन प्रेमिस। नाम सुना है ना, ऑन प्रेमिस, कब, ठीक है। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सर्विसेज कहाँ से लेती हैं? क्लाउड से। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन है। आजकल हर जगह यही ट्रेंड है। अभी तक ऑन प्रेमिस भी है और क्लाउड भी है, और दोनों को मिला के क्या कहते हैं? हाइब्रिड सोल्यूशन, राइट। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑन प्रेमिस एंड क्लाउड। तो ये ट्रेंड अब शुरू हुआ था 2000 से, अब तक कंटिन्यू है। मोस्ट ऑफ द कंपनी जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ भी यही है। कुछ हमारे अपने सर्वर हैं और कुछ सर्वर हमारे क्लाउड में है। अब क्या ट्रेंड चल रहा है? एवरीबॉडी नो, राइट, एआई का दौर है जो स्टार्ट हुआ है प्रॉब्ली 2020 एंड ऑन, राइट। अब क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारा काम क्या है कि हमें आइडेंटिफाई करना है अपना ट्रेंड, राइट, और उसको राइट करना है। क्योंकि एक एक ट्रेंड आपको कहाँ तक ले जाता है? यूजुअली इट टेक यू। मैंने खुद राइट किया है। जब इंटरनेट बना था तो थोड़ा बहुत हमने, उसके बाद आई मूव टू वॉइस और आईपी एंड आई बिकम लाइक अ। होता क्या है कि जब कोई नया ट्रेंड आता है ना, उसमें फंडिंग बहुत होती है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी कंपनी, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, एंड इफ यू हैव दोज स्किल्स, वो फौरन आपको हायर करते हैं। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड एंड देन राइट इट आउट। आपके 10-15 साल गुजर जाते हैं, 10 साल गुजर जाते हैं। अब तो खैर ट्रेंड भी छोटे होते जा रहे हैं, फौरन नई टेक्नोलॉजी आती है, राइट। लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो फॉर एवर होती हैं, ठीक है, सदाबहार, दे आर देयर फॉर एवर, राइट। एनालिटिकल स्किल, आपकी सोचने की सलाहियत, राइट, सॉफ्ट स्किल, और फिर टेक्नोलॉजी वाइज आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। किसी भी दौर में ऐसा कोई दौर ही नहीं आया जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जरूरत ना हो। वॉइस और आईपी इज ऑल सॉफ्टवेयर, सारा क्लाउड कंप्यूटिंग इज ऑल सॉफ्टवेयर, आपका एआई इज ऑल सॉफ्टवेयर। तो भागने की जरूरत नहीं है प्रोग्रामिंग से। यू हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग। ये इत्तेफाक है, इतनी बड़ी बड़ी क्लास में मैं जाता हूँ, कोई प्रोग्रामर ही नहीं होता। दैट इज सो सैड। बच्चे प्रोग्रामिंग से क्यों भागते हैं? और अब तो इतनी आसान कर दिया, आप कहीं से भी लॉग इन हो जाएगा। आप यूट्यूब पे चलें, पाइथन के 50,000 कोर्स मिलेंगे आपको। 10 डे इन पाइथन, 30 डे पाइथन, राइट, एक्सपर्टीज इन पाइथन, 40 डे कोर्स, और ज़्यादातर फ्री कोर्स हैं। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर फ्री। जब तक आप लोग आईटी में हैं और कोई सॉफ्टवेयर ना सीखेंगे तो सब बेकार है। डोंट गो फॉर शॉर्टकट, लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत ज़रूरी है कि आपको सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज आनी चाहिए। इवन नेटवर्किंग में भी अब हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है, काम सारे हो चुके हैं। अब सादा ट्रेंड है ऑटोमेशन। कंपनी आपको हायर करेगी, कहेगी कि मुझे जो है क्लाउड से जो है 15 रिसोर्सेज चाहिए। एक कंप्यूटर बनाना क्लाउड में, जिसको रिसोर्स कहते हैं ना, या तो आप कोई क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्स बना लें जिसको EC2 कहते हैं, एक मशीन, ठीक है, या फिर आप वहाँ से कोई लोड बैलेंसर ले लें या कोई और भी। एक मशीन बनाना वो आप मैनुअल कर सकते हैं, लेकिन एक कंपनी में
फर्ज करें कि 100 एम्प्लॉई हैं, आप 100 दफ़ा तो नहीं प्रोसेस करेंगे ना, वो एक एक दफ़ा करेंगे। एक प्रोसेस आपको 1 घंटा लगाता है, एक रिसोर्स बनाया मैंने और उसको कस्टमाइज करके उस यूज़र को देना है। फॉर एग्जाम्पल a customized resource like a laptop, right? For example, an EC2 is a laptop. Instead of physical machine, वो क्लाउड में होती है, जिसमें आप लॉग इन होते हैं और फिर लॉग आउट कर जाते हैं। अगर आपको एक यूज़र को बनाना है वो, और आपने मैनुअल प्रोसेस चलाना है, किसी के पास अमेजोन का अकाउंट है, AWS का है, किसके पास है? आपके पास है। और किसी के पास एज्योर का अकाउंट है। तो ये सारे अकाउंट फ्री हैं। एक क्रेडिट कार्ड आपको सिर्फ एंटर करना होता है और आपको फ्री अकाउंट देते हैं, जिससे आप खुद लर्न कर सकते हैं। तो अगर आपने 1-2 दफ़ा वो चीज़ें करनी है तो वो तो आप खुद मैनुअल कर लेंगे, लेकिन आपके मैनेजर आपके पास है, कहते हैं मुझे 100 लोगों को ये चीज़ देनी है, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बताएं? क्या तरीका होगा? प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे। एग्जैक्टली। और ऑटोमेशन कैसे होती है? सॉफ्टवेयर से, लैंग्वेज से स्क्रिप्ट लिख दी जाती है, पाइथन में कोड लिखा जाता है। सो देयर इज नो एस्केप। अगर आप जिस ट्रेंड में जाएंगे वहां ऑटोमेशन है। वो दिन गए कि आपको छोटी सी टास्क दी जाएगी और आपको जो है कोई छोटा सा काम। अब ट्रेंड चेंज हो रहे हैं ना, तो सॉफ्टवेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तानी नहीं है सॉफ्टवेयर में। कौन है आगे सॉफ्टवेयर में? कौन है पूरी दुनिया में सबसे आगे? इंडियन। हर बड़ी कंपनी में सारे इंडियन है। मैं एक कंपनी में काम, सिस्को सिस्टम का नाम सुना है किसी ने? एक ज़माने में कंपनी होती थी सिस्को, आजकल तो इतनी बड़ी कंपनी रही। ये अर्ली 2000 में दिस इज़ लाइक एप्पल और अमेजोन। एप्पल अमेजोन तो बाद में बने हैं ना। ये क्या प्रोवाइड करते थे पता नहीं। आप लोगों के पास स्विच लगा हुआ है कोई? यहाँ पे देखिए एक स्विच है यहाँ पर। ये स्विच डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे नेटवर्क को, राइट? और इसके पीछे एक राउटर लगा होता है जो आपको इंटरनेट पे लेके जाता है। फॉर एग्जांपल ये सारा का सारा बैकबोन होता है इंटरनेट का। ये कौन बनाता था पहले? सिस्को। मैं वहाँ पे एक होता पाकिस्तानी, और तकरीबन उस कंपनी में एवरी अदर क्यूब इज एन इंडियन सिटिंग देयर। इंडियन लड़का या लड़की। 100 में एक पाकिस्तानी या 2 पाकिस्तानी होते हैं, क्योंकि उनकी तो आबादी भी बहुत है ना, उनकी पॉपुलेशन भी हमसे कई गुना ज़्यादा है, तो उस हिसाब। लेकिन दे आर वेरी स्मार्ट। वह क्यों स्मार्ट है? कि सारा का सॉफ्टवेयर, सारे का सारा सॉफ्टवेयर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे एप्पल हो, उसमें ज़्यादातर इंडियन है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बहुत कम। इवन मैनेजर्स, CEOs, CTOs, एवरीबॉडी इज इंडियन। पाकिस्तानी बहुत कम है। अभी देखें ना हमारा ट्रेंड, कितने लोगों को प्रोग्रामिंग आती है? कितने हैं आप लोग इस वक्त? 30, 40, लेस देन 10%, लेस देन 5% प्रॉब्ली। तो यू नीड टू लर्न सॉफ्टवेयर। कोई आपको कहे ना कि यार ये कर लूँगा मैं, ये इसका कोई, ये सब बेकार की बात है। यू हैव टू नो वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर इज नो वे आउट। ठीक है? एनी क्वेश्चन? तो समझ में आया कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, राइट? एक आपको ट्रेंड, एक एस कर्व आपके 10-15 ईयर निकाल देता है। लेकिन जैसे कुछ स्किल ऐसी है जो इन तमाम ट्रेंड्स में काम आती है, राइट? जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं ना किसी जॉब के लिए, अब तो देने की तैयारी हो रही होगी, राइट? ख़त्म हो रहा है सब। तो होता क्या है कि आप जाते हैं, आपको भी विंडोज़ आती हैं, राइट? विंडोज़ के, आपके पास विंडोज़ के लैपटॉप हैं, राइट? या लेकिन किसी के पास एप्पल के भी हैं। एप्पल के मैक भी तो होते हैं ना, जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं या नहीं चलते। सबके पास विंडोज़ है ना। और फिर एक और तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है लिनक्स, है ना? लिनक्स। तो लिनक्स का ट्रेंड शुरू हुआ था अर्ली 2000 में। अब लिनक्स इज़ वेरी बिग नाउ इन US और हर जगह। तो जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे ना, एवरीबॉडी नो विंडोज़, लेकिन इफ़ यू नो लिनक्स तो कहेंगे कि भाई दे हैव प्रेफरेंस, देन यू हैव एज। तो ऐसी स्किल बनानी है दूसरों के पास नहीं है। मेक यूर सेल्फ यूनिक। इसी तरह फिर हायर होते हैं, वरना क्या, व्हाट कैन यू सेल, राइट? अगर आप सबके इसके लेके सब ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन आपको कैसे जॉब मिलेगी, राइट? तो कोई चीज़ यूनिक होनी चाहिए, दूसरों में ना हो। इफ यू मेक यूर सेल्फ यूनिक, यू हैव एन एज। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल।
somebody is good in Mac, जस्ट मैक को यूज़ करना भी थोड़ा मुश्किल है ना एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। इसी तरह लिनक्स को भी वहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट होती है और काफ़ी जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं वो लिनक्स पे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इज़ अ बिग नेम इन हाउस होल्ड, हर एक के घर में है, लेकिन ज़्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विंडोज़ पे भी होती है लेकिन लिनक्स पे भी होती है। और लिनक्स के अंदर एक चीज़ होती है जिसमें GUI पे ज़्यादा जोर नहीं रहता, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर होता है, विंडोज़ पर, राइट। अब लिनक्स भी बनाने लगा है, जैसे रेड हैट है लिनक्स या यूबंटू है, बट दे यूजुअली यूज कमांड लाइन इंटरफेस जिसको कहते हैं CLI, राइट, CLI। वहाँ पे आपको विंडोज का ग्राफिकल इंटरफेस नहीं है, वहाँ पे क्या है, यू नीड टू इशू कमांड्स एंड यू नीड टू नो द कमांड्स, देयर इज नो वे आउट। तो अपने आप को यूनिक बनाने के लिए इस तरह के ट्रेंड ढूंढने हमें। अच्छा, अभी अब कोई ये कहेगा कि यार लिनक्स काम क्या आएगी मेरे, राइट, लिनक्स का क्या काम, जितनी भी पीछे एप्लीकेशन चल रही हैं, जितना भी AI चल रहा है उसमें आधे लिनक्स पे चल रहे हैं। इफ़ यू नो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन आपको एज है उस पर। एनी अदर क्वेश्चन? ज़्यादा टाइम है नहीं, हम लोग लेट स्टार्ट किया। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है, मैं वहाँ जो जॉब करता हूँ वो है साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड। अब साइबर सिक्योरिटी तो बहुत ही अहम चीज़ होगी। वजह क्या है, क्यों देखिए, जब इंफॉर्मेशन होगी ना, अब हर किस चीज़ का दौर है इंफॉर्मेशन का। जब आप डेटा एंटर करते हैं वो कहीं जाके स्टोर होता है, जो आप शॉपिंग करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, या जो भी यहाँ पे क्या OLX है, हाँ दराज है आजकल, राइट, तो वो भी कहीं ना कहीं डेटा स्टोर होता है ना। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप एंटर करते हैं, जब आप लॉगिन होते हैं तो क्या है, आपका लॉगिन होगा, आपका पासवर्ड होगा, राइट, फिर वहाँ कोई क्रेडिट कार्ड जमा किया हुआ होगा, फिर वहाँ के, तो ये सारा का सारा डेटा है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं तो जाके स्टोर होती है ना, राइट। एक्चुअली कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आप लोगों को नहीं पता कि होता क्या, कि जब आप टाइप करते हैं ना कोई चीज़, फर्ज करें कि आपने लॉगिन टाइप किया अपना, राइट, फिर आपने पासवर्ड टाइप किया। पहले ज़माने में जब आप लॉगिन टाइप पर पास करते थे तो इसी तरह जाके स्टोर होता था कहीं डेटा में, ठीक है ना, कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, ताकि फिर आपको मैच करेंगे। जब आपका लॉगिन इन पासवर्ड यहाँ होता था वो प्लेन टेक्स्ट में होता था, याद है पुराने ज़माने में। तो कोई भी हैकर बीच में बैठा है, वो आपकी इंफॉर्मेशन ले सकता है थ्रू भी। किसी ने यूज़ किया वायरशार्क? वायरशार्क क्या होता है आपको पता है, या जिसको स्निफर भी बोलते हैं। वो आप क्या कर सकते हैं कि जो ट्रैफिक इंटरनेट पे जाता है उसको वॉच कर सकते हैं, और इसी तरह हैकिंग होती है फिर। तो एक ज़माने में ये प्लेन टेक्स्ट में जाता था, अब क्या किया कि जैसे ही आपने लॉगिन डाला और पासवर्ड डाला, वो एक प्रोसेस के जरिए क्या होता है, इनक्रिप्ट होता है, या हैश होता है। परफेक्ट, हाँ, इनक्रिप्शन एक टेक्नोलॉजी है, राइट। वो इनक्रिप्ट करता है, और इनक्रिप्ट होने के बाद वो हैश की सूरत में कुछ चीज़ें, और जो इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे जा रही होती है वो इनक्रिप्ट होती है। तो अगर कोई अगर हैक कर भी ले तो उसे क्या नजर आएंगी, सम काइंड ऑफ नंबर, राइट, सम काइंड ऑफ गार्बेज। उसको हासिल करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसको डिक्रिप्ट करना होता है। और डिक्रिप्ट किससे करते हैं, एक की होती है, ठीक है ना। और ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो टाइप की होती हैं, सिंगल की इंक्रिप्शन और 2 की इंक्रिप्शन। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, पहले ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा हैकिंग होती थी। अभी भी हैकिंग डिफरेंट तरीके से होती है। तो साइबर सिक्योरिटी का ज़रूरत अब इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जहाँ होंगी वहाँ को स्टोर करना है, उसको सेव करना है। ऐसा भी होता है कि इवन अभी भी क्या हो रहा है अमेरिका में, कि जो हैकर्स होते हैं, अब हैकर भी 2 टाइप के होते हैं, पता है ना आप लोगों को, एक वाइट हैट और एक ब्लैक। तो अब क्या होता है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर है, तो हैकर क्या करते हैं कि जो इंफॉर्मेशन स्टोर है किसी ना किसी तरह उसे हैक करें, वो हासिल कर लें। उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उसको PII कहते हैं, पता है ना, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका क्या होता है, आपका लॉगिन होता है, जिसमें पासवर्ड होता है, फिर यहाँ पे CNIC होता है हमारे पास, उसी को कहते हैं सोशल सिक्योरिटी नंबर, राइट। अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी होता है।
फिर उसके बाद और ये तमाम इंफॉर्मेशन जो होती है आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, राइट। ये इसको हैक करते, और हाँ क्रेडिट कार्ड नंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रेडिट कार्ड नंबर, राइट। वो क्रेडिट कार्ड नंबर फिर जब ये हैक करते हैं तो उनको फ़ायदा क्या होता है इससे? देखिए पहली चीज़ तो ये करते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आपको नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। इम्पर्सनेट करते हैं, आप बनकर फिर शॉपिंग करते हैं, वो सबसे मिनिमल चीज़ है। असल जो नुकसान होता है वो कंपनीज़ का होता है जो चीज़ अपने पास स्टोर करती हैं। बड़ी बड़ी ह्यूज कंपनीज है ना, अमेजॉन से ऐसी बात है कहने कि स्टोर करता है आपके, वो जब हैक होते हैं तो दे आस्क हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर टू कि हमें इतने पैसे दो तो हम फिर इंफॉर्मेशन नहीं फैलाएंगे। तो कंपनीज क्या होती हैं कि ओवरनाइट बैंकरप्ट हो जाती हैं, इतने पैसे कहाँ से दें। तो बड़े बड़े बिजनेसेस वहाँ हैक हो जाते हैं। एक ये बड़ी कॉमन है इंफॉर्मेशन की चोरी, राइट, इसको चुराना और फिर इसको यूज़ करना। फिर ये क्या करते हैं, इसे बेचा जाता है मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर कि हमारे पास जो है वो क्रेडिट कार्ड नंबर है, इसका सोशल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। कोई भी इंसान जो अमेरिका में रह रहा है उसका सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बेस पर वो सारी चीज़ें, उसकी क्रेडिट डेवलप होता है, फिर वो चीज़ें खरीद सकता है, बेच सकता है, घर ले सकता है, गाड़ी ले सकता है। सोशल सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बेस के ऊपर उनका क्रेडिट स्कोर डेवलप होता है। उस क्रेडिट स्कोर की बेस के ऊपर आपको फिर चीज़ें खरीदने के लिए आप वो इंटरेस्ट रेट, ये पूरी साइंस है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन चोरी हो जाए तो पर्सन का तो नुकसान हुआ, लेकिन असल जो प्रॉब्लम होती है बड़ी कंपनीज, उनको फिर मेजर प्रॉब्लम होती है। ये पहला अटैक होता है। दूसरा अटैक क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी का, ताकि थोड़ा सा अंदाजा हो आप कैसे अपने आप को सेफ गार्ड कर सकें और उसमें क्या स्कोप है। तो दूसरा अटैक क्या करते हैं कि कंपनी की एक वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी घर से चला रहा हूँ, राइट, छोटी सी कोई कंपनी है मेरा नाम, और मैं फर्स्ट करें कुकीज़ बेच रहा हूँ, राइट, cookies.com, imrancookies.com फॉर एग्जांपल, राइट, imrancookies.com। तो आपके कस्टमर क्या होंगे, वो इस वेबसाइट पे आएंगे, राइट, और ऑर्डर देंगे कि भाई मुझे जो है वो चॉकलेट चिप कुकीज़ चाहिए 1 पाउंड, राइट। आपको ऑर्डर मिलता है, किसी ने कोई स्मॉल बिजनेस चलाता है घर से, एनीबॉडी रनिंग एनी बिजनेस, खैर। तो जब आप बिजनेस रन करते हैं, आइडिया तो है ना कैसे बिजनेस चलता है ऑनलाइन, राइट। वहाँ पे फिर आप फिर ऑर्डर फिल आउट करते हैं और फिर जब ऑर्डर बन जाता है तो आप उन्हें फिर कुकीज़ भेजते हैं, चाहे वो यूपीएस से हो, चाहे वो आपके पास कौन सी सर्विस है जिसके लिए भेजा जाता है, ठीक है, टीसीएस से, जो भी है। तो जब इनकी वेबसाइट चल रही होती है, यू कैन एक्सेस दिस वेबसाइट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, राइट। अगर मैं अमेरिका में बैठा हूँ तो पाकिस्तानी वेबसाइट एक्सेस कर सकता हूँ ना यार। फॉर एग्जाम्पल पीके हो जाएगा आगे, राइट, इसके जो भी कंपनी है पीके, आई लॉग इन। तो जो हैकर भी होते हैं वो क्या करते हैं, इसको वॉच कर रहे होते हैं और वो क्या करते हैं कि फेक रिक्वेस्ट भेजते हैं। फेक रिक्वेस्ट, लेजिटिमेट रिक्वेस्ट नहीं होती है, फेक होती है। वो क्या करते हैं कि ऑटोमेटेड बॉट होते हैं उनके पास, ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो मल्टीपल रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक तरीके से भेज रहे होते हैं। आपकी एक वेबसाइट है जिसका ट्रैफिक जो है वो 1000 यूज़र है फॉर एग्जाम्पल, राइट। इस 1000 यूज़र के बजाय आपके पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो 1 लाख की आ रही है। क्या आपकी वेबसाइट उसको हैंडल कर सकती है? नहीं। तो आपका जो लेजिटिमेट यूज़र है जिसको वाकई खरीदना है, उसको ये सर्विस अवेलेबल ही नहीं है। क्यों? कि आपकी वेबसाइट बिजी है फेक इनपुट के लिए। तो इसको कहते हैं डॉस अटैक, एवरीबॉडी नो, राइट। इसको कहते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डॉस अटैक। ये भी बहुत कॉमन है अमेरिका में, यहाँ पे भी होगा। कभी कभार वेबसाइट आप ट्राई कर रहे होते हैं, कोई वेबसाइट चलती नहीं है, राइट, होती है मौजूद, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती क्योंकि उसके ऊपर फेक रिक्वेस्ट आ रही होती है, वो उसी को सर्व कर रहे होते हैं। तो आपने डिनाई की सर्विस किसको? अपने लेजिटिमेट यूज़र को। किसकी वजह से? हैकर की वजह से। तो इस तरह बहुत सारे अटैक के 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी में, 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर साइबर सिक्योरिटी की बुनियाद है, और मैं 3 आपको बता देता हूँ क्या है। फिर मैं बताऊँगा कि उसका कैरियर कैसे बनाया जाए, उसमें क्या किया जाए कि उसमें साइबर सिक्योरिटी में कैरियर बनाया जाए। इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम है, बाकी चीज़ें ज़्यादा हैं, लेकिन स्टिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत है। 3 चीज़ें इसमें, एक है CIA, पता है ना क्या चीज़ होती है? ये है कॉन्फिडेंशियलिटी, जी हाँ बिल्कुल, और ये है इंटेग्रिटी,
और तीसरी है अवेलेबिलिटी। साइबर सिक्योरिटी जो है वो इन 3 कॉन्सेप्ट के अराउंड घूमती है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है, पता है ना सबको, कि जब आप किसी को इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं तो आपको पता है कि आप लेजिटिमेट यूज़र को भेज रहे हैं। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन दूसरे यूज़र को पहुंच रही है वो बीच में ख़राब नहीं हुई है, करप्ट नहीं हुई है, इट्स अ राइट इन्फॉर्मेशन। और अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि वो इन्फॉर्मेशन ऑलवेज अवेलेबल है। ये तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी साइबर सिक्योरिटी, हर एक कॉन्सेप्ट की एक पूरी टेक्नोलॉजी है, उसके क्या टूल्स हैं, उसके क्या, सारा का सारा जो साइबर सिक्योरिटी बेस करता है इन 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक और चीज़ भी उन्होंने ऐड कर दी है बाद में, ऑथेंटिकेशन, बट दीज आर द 3 थिंग जिस पे पूरा का पूरा साइबर सिक्योरिटी जो है वो बेस करता है, राइट है। और इसी के ऊपर जो है फिर बुक्स लिखी गई हैं, सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी के क्या टूल्स हैं, किस तरह अचीव किया जाता है, इट्स अ होल बुक्स। अब हज़ारों वेबसाइट होगी, आप सिर्फ इस पर गूगल करें तो, राइट। तो और फिर इसी तरह इंटेग्रिटी के ऊपर कॉन्फिडेंशियलिटी के जो टूल्स हैं, मैंने आप लोगों को समझाया कि इसमें इंक्रिप्शन आ जाती है। इंटेग्रिटी को आपको करना है तो उसके लिए क्या कहते हैं, हैश कर देते हैं इन्फॉर्मेशन, ताकि दूसरों को मिले ना और अल्टर ना हो। और अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके सर्वर हमेशा अवेलेबल हो। आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता है ना, आजकल जब आप, मैं छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बता दूँ, ये आप लोगों को पता ही होगा, मुख्तसरन बता रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट वेरी शॉर्ट बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, राइट, जस्ट शॉर्ट। जब आप टाइप करते हैं ना HTTPS amazon.com, राइट, पता है ना इसके पीछे क्या होता है, amazon.com क्या होता है, कन्वर्ट टू IP, परफेक्ट, इट कन्वर्ट टू IP थ्रू अ प्रोटोकॉल, वो क्या कहते हैं, DNS सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम के जरिए। ये IP होता है, जो भी IP हो, फर्स्ट करो 192.168.1.1 फॉर एग्जाम्पल, राइट। उसके जब ये चीज़ उनको मिलती है रिक्वेस्ट, तो उसके पीछे एक प्रोसेस लगा, एक मशीन लगी होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है लोड बैलेंसर। वो क्या करता है, वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जाहिर सी बात है, एक सर्वर तो हो ही नहीं सकता। क्या एक सर्वर हैंडल कर सकता है अमेज़ॉन का ट्रैफिक? नो वे, इट हैज़ टू बी लोड बैलेंस समहाउ, इट हैज़ टू गो टू द मल्टीपल सर्वर। तो लोड बैलेंसर करता है कि आपकी इस रिक्वेस्ट को, इसके पीछे मल्टीपल सर्वर होते हैं, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 एंड सो ऑन, राइट। और ये सर्वर कहाँ पड़े होंगे सारे, ये पूरा का पूरा सिस्टम कहीं पड़ा होगा किसी डेटा सेंटर में, राइट, यही है ना कॉन्सेप्ट। और ये डेटा सेंटर पूरी दुनिया में मौजूद है। यहाँ पे भी, अब पाकिस्तान के भी अपने डेटा सेंटर होंगे, इसी तरह अमेरिका के शहरों में भी डेटा सेंटर है, एशिया के अलग सेंटर हैं। तो ये जो लोड बैलेंसर है, ये बैलेंस करके आपको सॉफ्टवेयर भेजता है आपकी रिक्वेस्ट को, एंड वन ऑफ दिस सर्वर विल एक्चुअली रिटर्न टू यू, वो आपको सर्व करता है, राइट। ये तो सबको पता है ना कॉन्सेप्ट। इसी तरह सारे के सारे कॉन्सेप्ट, इसी तरह सारी दुनिया में काम होता है। दिस इज नथिंग डिफरेंट, दिस इज हाउ इट वर्क। तो इस सब को मैनेज करने के लिए भी तो कोई लोग चाहिए, राइट। उसको डेटा सेंटर इंजीनियर कहते हैं, या आप उसको आप हार्डवेयर इंजीनियर कह लें, या ये कि आप उसे जो मैनेज करते हैं डेटा सेंटर के, वो इंजीनियर्स कहलाते हैं, उनकी भी एक अलग जॉब है। इसमें इतनी ज़्यादा सॉफ्टवेयर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट यू स्टिल नीड टू लर्न ऑल दिस टेक्नोलॉजीज। जैसे लोड बैलेंसर मुख्तलिफ कंपनीज बनाती हैं, एक कंपनी है बड़ी मशहूर F5। कभी कभार ये होता है कि आप सिर्फ वो चीज़ सीख लें जो दूसरे को नहीं पता, मतलब हाउ टू लोड बैलेंसर द लोड। ये पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कम्बिनेशन होता है, जिसका एक कंपनी जिसका नाम है F5, ये सॉफ्टवेयर बनाती है। और तो जब ये इंफॉर्मेशन होगी तो जाहिर सी बात है इसको सेव भी करना होगा। तो वो जो तमाम के तमाम जो साइंस है जो आपकी इंफॉर्मेशन को सेव करती है, उसको साइबर सिक्योरिटी, हर चीज़ साइबर सिक्योरिटी रोल है। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि हर चीज़ में यू नीड अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, राइट, क्योंकि जहाँ इंफॉर्मेशन है वहाँ आपको सिक्योर करना है। लेकिन अंडरलाइन टेक्नोलॉजी सबकी एक ही है, एप्लीकेशन डिफरेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझनी है, किसी ने कभी डेटा सेंटर देखा है? बेसिकली कुछ कंपनीज के जो अपने भी डेटा सेंटर होते हैं और कुछ जो है पब्लिक डेटा सेंटर होते हैं। पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ना, वो 2-3 हैं जो आपको पता है ना, एक तो अमेज़ॉन, AWS, और दूसरा माइक्रोसॉफ्ट
एश्योर। तीसरा क्या है? गूगल क्लाउड। एवरीबॉडी नो हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क, या मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं? हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क, जस्ट अ वेरी क्विक कॉन्सेप्ट। देखें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपनी है, राइट? आप कहते हैं कि यार मेरे पास 10 एम्प्लॉई हैं और मेरे पास ये बजट है $10,000 का, फॉर एग्जाम्पल, राइट? यू हैव $10,000 एंड यू हैव 10 एम्प्लॉई, यू स्टार्ट अ बिजनेस। आपके पास कोई आइडिया है, मैंने कंपनी स्टार्ट करनी है। जब आप किसी भी कंपनी के साथ, आपको रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, राइट? आपको हर एम्प्लॉय को क्या एक लैपटॉप देना होता है। जैसे मेरी कंपनी का अपना लैपटॉप है, उस लैपटॉप को कॉन्फ़िगर किया जाता है कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट? हर कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से आपको एक लैपटॉप मिलता है। जब आप किसी कंपनी को, किसी भी आईटी कंपनी को आप ज्वाइन करें ना, तो गिव यू देयर ओन मशीन, ओन लैपटॉप। अपने घर से भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो आपको एक लैपटॉप देते हैं। तो जब आपने आपके 10 एम्प्लॉय हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि उनको लैपटॉप चाहिए। एक लैपटॉप आएगा कितने का? फॉर एग्जाम्पल $2,000 का, अच्छा लाइक वर्केबल लैपटॉप, अच्छी कॉन्फ़िग का। तो आपके 10 एम्प्लॉय हैं, नहीं फर्स्ट करें हम इसको लगाते हैं $1,000। तो आपके 10 एम्प्लॉय में आपके $10,000 गए, सिर्फ किसके ऊपर? सिर्फ लैपटॉप लेने पर, राइट? तो क्या ऑप्शन है इसके अलावा? या तो आप उसको खरीद के दे दें, उसमें 2-3 नुकसानात हैं। एक तो ये है कि आपके पैसे खर्चेगा, आपने सारे इन्वेस्ट कर दिए ना। दूसरे, जो आपने अभी लैपटॉप लिए हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, थोड़ी देर के अब लैपटॉप भी कारआमद नहीं रहेंगे, देन यू हैव टू अपग्रेड अगेन, राइट? क्योंकि लैपटॉप में कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती रहती है, राइट? पहले कुछ और था, अब कुछ और है। आज से 10 साल पहले सिर्फ 4 GB की रैम के ऊपर चलता था। अब जब माइक्रोसॉफ्ट ने नई ऑपरेटिंग सिस्टम लगाए तो 8 GB, अब 16 GB भी ज़रूरत होती है, राइट? तो थोड़े दिनों में ये लैपटॉप आपके बेकार हो जाएंगे। तो क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या कर लें, रेंट कर लें। इंस्टेड ऑफ $1,000 के बजाय आप कहेंगे कि यार मैं रेंट कर लेता हूँ। और रेंट करने में क्या होगा? फर्स्ट एग्जाम्पल, आपको $100 अ मंथ देने, आपका प्रोजेक्ट ही 6 महीने का है, तो आपने क्या कर लिया? उसे रेंट कर लिया। $100 में आपने हर महीने रेंट किया, तो इट्स ओनली कॉस्ट यू फॉर 10 एम्प्लॉय ओनली $1,000, राइट? आपके पास $9,000 अभी भी बचे हुए। देन यू कैन, तो वन ऑप्शन क्या है? या तो आप खरीद लें या रेंट कर लें, राइट? दिस इज द एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग। दुकान से जाके रेंट करने के बजाय आप क्लाउड से रेंट करें। क्लाउड का मतलब उनके प्रोवाइडर से। आप क्या कह रहे हैं कि मुझे रेंट करनी है कुछ दिनों के, मेरा प्रोजेक्ट जो है सिर्फ 6 महीने का है, मैं क्या करना चाहता हूं कि इंस्टेड ऑफ बाइंग दिस थिंग एंड पुट द मनी अप फ्रंट, लेट्स रेंट इट फ्रॉम अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। यहां पे कौन है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जहां से आप रेंट कर सकते हैं? रेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको एक कंप्यूटर घर पे आ जाएगा, नहीं, वो आपको एक अपना अकाउंट देंगे और हर यूजर के नाम से एक आईडी बनाएंगे। उस आईडी और लॉगिन से पासवर्ड के अपने कंप्यूटर पे लॉगिन हो जाएंगे। जैसे विंडोज का कंप्यूटर है ना, ऐसा क्लाउड में एक कंप्यूटर हो जाएगा, जस्ट लाइक विंडोज। या आप कहते हैं मुझे लिनक्स की मशीन चाहिए, वो आपको लिनक्स हो जाएंगी। होगा क्या कि जहां आपने $1,000 खर्च किए ना, $100 पर पीस, वो $50 में या $20 पर मंथ आपको मिल जाएगा, और चीप है। तो दिस इज हाउ क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क। तो अमेजॉन जब चीजें बेच रहा था अपनी दुनिया जहां को, अमेजॉन तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड है ना, जो सबसे ज्यादा सामान बेचती है, बुक से लेकर सीडी से लेकर वीडियो से लेकर एवरीथिंग। उनके जहन में आया कि क्यों ना हम अपनी क्लाउड सोर्सेज भेजें, कंप्यूटिंग सोर्सेज को हम रेंट करें। नाउ अमेजॉन AWS इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है उनके पास पैसे नहीं है, वो सिर्फ रेंट करना चाहती हैं। और अच्छा कॉन्सेप्ट जो है वो है, सबसे जो इंपॉर्टेंट तरीन बात है ना क्लाउड कंप्यूटिंग की, वो ये है कि पे एज यू यूज। पे, समझ में आई ये बात? पे एज यूज, ये बात समझ में आई? आपने देखिए, जब आप कंप्यूटर ले लेते हैं ना अपने, या आपकी कंपनी है, उन्होंने डेटा सेंटर के अंदर 5 सर्वर रखे हैं, दिन में काम हो रहा है, लोग उस पर लॉग इन है, रात को वो यूज हो रहा है? नहीं हो रहा, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर उसके लिए आपको जगह भी चाहिए रखने के लिए, फिर उसके लिए आपको जो है पावर भी सप्लाई करनी है, फिर उसको आपको कूलिंग के लिए एयर कंडीशन में रखने हैं, बड़े बड़े जो सर्वर होते हैं, और वो रात को यूज भी नहीं हो रहे। लेकिन ये क्या है,
यू विल पे ओनली व्हेन यू आर यूजिंग इट। अगर आपका यूजर लॉग इन है दिन में, देन ओनली यू आर पेइंग, रात को आपको पे नहीं करना। यह है क्लाउड कंज्यूमिंग का कॉन्सेप्ट, पे एज यूज। और दूसरी बात यह है ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंपनी खोली और अपनी वेबसाइट बनाई, मेरे पास 10 यूजर, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जो है सुबह सुबह 8-9 बजे एकदम ट्रैफिक बढ़ गया, लोग लॉगिन होना शुरू हुए ना, आपने चीज़ें बेचनी शुरू करी और सारा दिन आपका ट्रैफिक रहा और शाम को ट्रैफिक खत्म हो गया। जब सुबह के वक्त आपका ट्रैफिक आया तो आपने अपने क्लाउड प्रोवाइडर से कहा कि मुझे 5 के बजाय 7 मशीनें चाहिए। ऑटोमेटिकली आपकी मशीन की पावर वो बढ़ा देंगे 5 से, क्योंकि आपको अभी ज़रूरत है, और शाम तक काम खत्म हो जाएगा, उसको डाउन कोड कर देंगे, फिर 5 पे वापस आ जाएंगे। इसको कहते हैं ऑटो स्केलिंग। स्केल अप, स्केल डाउन। स्केल अप का मतलब है जब आपको ज़रूरत है, सुबह सुबह जब लोग लॉग इन हो रहे हैं उस वक्त आपको कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा चाहिए, ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट होती है, ऑटोमेटिकली आपको रिसोर्सेज ऐड हो जाएंगी ताकि आपकी वेबसाइट वो हैंडल कर सके ट्रैफिक। जब शाम को ट्रैफिक कम हो जाएगा वो स्केल डाउन कर देंगे, दोबारा 3 पे आ जाएंगे। 5 की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 3 की ज़रूरत है। देखिए फ़ायदा देखें ना, आपने पे उस वक्त करना है, सिर्फ उतना ही करना है जितना आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग के फ़ायदे, समझ में आए? दैट्स हाउ यू नो पीपल मेकिंग मनी। क्योंकि आपने देखो छोटी छोटी कंपनीज ओवरनाइट बन जाती हैं, वो पैसे नहीं लगाते, वो इस तरह की रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। उनको लैपटॉप खरीदने नहीं पड़ते, उनको मॉनिटर नहीं खरीदने पड़ते, वो रिसोर्सेज क्लाउड में लेती हैं। और क्लाउड इज नथिंग बट समवेयर इन द डेटा सेंटर इन द वर्ल्ड। और डेटा सेंटर के अंदर कंप्यूटर पड़े हुए हैं और वहां से आपको रिसोर्स मिल रही है। दैट्स हाउ क्लाउड वर्क। अब क्या होता है, इस क्लाउड को मैनेज करने के लिए कंपनीज हायर करती हैं। तो ये बहुत मशहूर जॉब है अमेरिका में आजकल, यहाँ पे भी होंगे, क्लाउड इंजीनियर, राइट? क्लाउड इंजीनियर की एक पोजीशन है, अब पहले कभी नहीं होती थी, पहले क्लाउड ही नहीं था। तो क्लाउड अब जो है क्लाउड इंजीनियर एक पोजीशन है और इसकी काफ़ी जॉब है अमेरिका में। आप क्या करते हैं, अपनी कंपनीज के लिए मैनेज करते हैं, उनकी सारी रिसोर्सेज के लिए, उनके कितने यूज़र हैं, क्लाउड में से उनको कौन सी एप्लीकेशन चाहिए, क्या सिर्फ कंप्यूटर चाहिए, क्या राउटर भी चाहिए, स्विचेस भी चाहिए, ये आप मैनेज करते हैं। अगर आपने इसमें कोई सर्टिफिकेशन ले ली तो उसका बड़ा फ़ायदा है। इसको कहते हैं क्लाउड इंजीनियर। यहाँ पे फिर अच्छा, फिर मेरी बात वहीं आ गई कि जब आपका मैनेजर आएगा और कहेगा मुझे 100 लोगों के लिए ये एप्लीकेशन चाहिए, तो आप 100 लोगों के लिए अलग अलग थोड़ी करेंगे, उसको क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे। तो यू नीड ऑटोमेशन। एनी क्वेश्चन ऑन क्लाउड इंजीनियर? ये सारे के सारे, अच्छा, साइबर सिक्योरिटी, मोबाइल इंजीनियरिंग, इंटरनेट वाले, ये सब अब एक चीज़ मिक्स है। देयर इज एक के बगैर दूसरी चीज़ नहीं है। एवरीथिंग इज मिक्स नाउ, एवरीथिंग डिपेंडेंट ऑन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिपेंड ऑन हार्डवेयर, ये सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ एक चीज़ का जो हूँ, यू नीड टू नो मल्टीपल थिंग नाउ। अनफॉर्चुनेटली कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े सबका पता होने चाहिए। एनी क्वेश्चन? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि यार मैं क्या करूं, ये तो चीज़ बन गई है, अब मैं क्या करूं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। अक्सर क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि ये तो चीज़ बन गई, मैं अब क्या कर सकता हूं इसमें। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा। 1995 में आपको पता है, शुरू में जब इंटरनेट आया तो एक बड़ी मशहूर कंपनी हुई थी yahoo.com, राइट? उस ज़माने में और भी थी, लाइकोस थी, आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त। लाइकोस, अल्टा विस्टा और सैकड़ों कंपनी एक साथ जब कंपनीज आती है ना, जब कोई नई चीज़ आती है हर कोई इसमें कूदता है, राइट? ये हुई थी 1995 में, ठीक है? आपको पता है गूगल कब आया था? किसी को पता है? तो गूगल के जो इंजीनियर थे लैरी पेज, वो याहू यूज़ कर रहे थे, ठीक है? अब सुना, इंपॉर्टेंट बात है, अगर और से सुने तो वो जब, तो उनको रिजल्ट अच्छे नहीं लगे। उन्होंने कहा यार ये याहू तो अजीब सा है, हम अपना एल्गोरिदम बनाते हैं, हम जो है अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अपना, इसको क्या वेब ब्राउज़र कहते हैं ना, हम अपना सर्च इंजन बनाते हैं। उन्हें अपने घर के अंदर सर्च में 2-3 लड़कों ने मिलकर सर्च, उसका नाम क्या दिया उन्होंने? अब ये 1999 की बात है, सोचें। मैं पॉइंट सिर्फ ये करना चाह रहा हूं कि एक एस्टेब्लिश मार्केट थी, ठीक है, नहीं थी? याहू बहुत अच्छी तरह चल रहा था,
राइट? ये आए, इन्होंने क्या किया? अब कोई याहू को नहीं जानता है, हु यू एवरीबॉडी यूज गूगल। क्यों? इन्होंने इसको इंप्रूव किया। तो अगर कोई चीज मौजूद है, आप उसको इंप्रूव कर दें और उसमें नई चीज ले आए, पीपल विल स्टिल गो फॉर इट। मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये कह देना कि भाई ये चीज हो गई है, मैंने कुछ नहीं करना, दैट्स रॉन्ग। यू कैन स्टिल कम अप विद न्यू आइडिया, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर प्रोडक्ट, तो पीपल विल गो फॉर इट। दिस इज जस्ट अ प्राइम एग्जाम्पल। Google came after 4-5 years, but still they have the biggest market in search engine, right? What they did, they make it very simple. जब आप Google के पहले पेज पे जाते हैं, क्या होता है? Nothing, just google.com. That's the difference. तो उन्होंने क्या बताया था कि हमारा प्राइम काम क्या है? सिर्फ सर्च करना है, and that's appeal, right? याहू के आप पेज पे जाएं तो दुनिया जहां की, उस पर न्यूज भी होंगी, स्टॉक भी, मार्केट का हर चीज, उस पर वेदर भी होगा। गूगल जस्ट वन पेज, google.com, एंड देन दे हैव इनसाइट के ऊपर उनका कुछ चल रहा होता है, राइट? मुख्तलिफ सर्विसेज, लेकिन उनका मेन पेज है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इफ यू इंप्रूव ऑन समथिंग यू कैन स्टिल विन। तो ये कहने की बात है कि भाई पहले से चीज हो गई, अब मैं क्या करूं? यू कैन स्टिल डू इट, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात है कि कंपटीशन अगर आप साथ ना, अगर आप कंपीट ना करें ना, किसी ने सुना है अभी तो हर कोई एप्पल की बात करता है, और क्या नाम है, यहाँ पे क्या चल रहा है फ़ोन में, लोकल फ़ोन है ना, लेकिन बड़े बड़े नाम तो एप्पल थे और उसके बाद सैमसंग। आपको पता है कि एप्पल ने जो फ़ोन लॉन्च किया था वो 2007 में किया था, राइट? उससे पहले कौन सी कंपनी थी दुनिया की सबसे बड़ी? ब्लैकबेरी, नोकिया, राइट? नोकिया वाज अ बिग नेम, राइट? प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद थी, राइट? सब यूज कर रहे थे फोन, लेकिन एप्पल ने क्या किया? उसी चीज को इंप्रूव करके दिया, एंड नाउ एप्पल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी। एप्पल पहले एक चीज बनाते, फिर सैमसंग कॉपी करता है, फिर चाइना कॉपी करता है। अभी भी लोग ये कहते हैं कि यार ये अमेरिका इस तरह है, उस तरह है। मुझे बताइए कि इनोवेशन कहाँ पर है? आप मुझे बताइए इनोवेशन किधर है? सब कॉपी करते हैं, करते हैं नहीं करते? टेस्ला किसी ने क्यों नहीं बनाई इलेक्ट्रिक कार? पहले कहाँ बनी? अमेरिका। अब सब कॉपी कर रहे हैं। अब चाइना बेहतरीन गाड़ियाँ बना रहे हैं, BYD उनकी बहुत मशहूर कंपनी है, नियो, जी, 10 कंपनीज बन गई हैं। फ़ोन अब सैमसंग कितने खूबसूरत बनाते हैं, हो सकता है एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन ओरिजिनल आइडिया कहाँ से आया? अमेरिका से, राइट? फेसबुक किसने बनाया? मार्क ज़करबर्ग। कहाँ है? कैलिफोर्निया। अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था वो, और उसके दोस्तों ने उससे कुछ बात नहीं की, उसने अलग ग्रुप बनाया, क्या मैं अपना सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, आपस में बात करेंगे डॉम्स में बैठकर, और इट बिकम अ फेसबुक, वर्ल्ड 3rd 4th लार्जेस्ट कंपनी। तो इनोवेशन अभी भी यूएस में ही है, अभी बाकी लोग पीछे ही हैं, है कि नहीं? चाइना इज स्टिल इम्प्रूविंग, नो डाउट। चाइना बहुत टफ टाइम दे रहा है अमेरिका को। मेरी एक्सपर्टीज़ वैसे साइबर सिक्योरिटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हर चीज़ में AI है। अब क्या है कि साइबर सिक्योरिटी की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि एक, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी एक सिस्टम आते हैं उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, हमारे बड़े बड़े मॉनिटर्स होते हैं, और उसके सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको SIEM बोलते हैं, SIEM, सिस्टम इवेंट एंड एंटरप्राइज मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी पूरी कंपनीज की तमाम इवेंट्स को एक जगह दिखाता है, ताकि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो आपको एक स्क्रीन पर नजर आए। तो इस तमाम चीज़ों में अब इंटेलिजेंट क्या चीज़ डाल दी कि किस तरह AI से इसको कंट्रोल किया जाए, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है, मुख्तसरन बता दूं कि व्हाई इट कॉल आर्टिफिशियल, बिकॉज इट इज़ आर्टिफिशियल, इट्स नॉट नेचुरल। जैसे हमारी थिंकिंग है ना, इसी तरह हम वो थिंकिंग मशीन्स को दे रहे हैं। और वो किस तरह डेवलप होती है कि जब आप उस मशीन को अपने बारे में कुछ बताते हैं और वो उस बेस के ऊपर वो डेवलप करता है आपकी हैबिट। देखिए, आप पहली सर्च करें ना तो उसका रहेगा, लेकिन आप उस सर्च को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दोबारा सर्च करें तो रिजल्ट चेंज होते जाते हैं, क्योंकि वो लर्न करता है आपसे कि आप क्या रिजल्ट चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लर्निंग प्रोसेस, जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं ना। बेसिकली पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर पहले मौजूद थे, लेकिन एकदम क्यों आए मार्केट में? कोई जवाब, इसका कोई जवाब है? इसका जवाब ये था कि तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद थी,
ट्रिलियंस ऑफ बाइट की इंफॉर्मेशन मौजूद थी, डेटा मौजूद था, लेकिन सॉफ्टवेयर पावर नहीं थी, ऐसे प्रोसेसर नहीं बने थे कि जो इतनी जल्दी जाके प्रोसेस कर सके। फर्क क्या है? पहले क्या था कि आप गूगल पे जाते थे, फर्ज करें कि आपको जो है वो वेबसाइट बनानी है, आप जाते थे गूगल के ऊपर, या कोई टॉपिक है आपको ढूंढना है, गूगल आपको क्या करता था? लिस्ट ऑफ वेबसाइट देता था, राइट? 15 वेबसाइट कि आप इन वेबसाइट पे जाए, अपना डेटा प्रिपेयर करें, राइट? ऐसा ही होता था ना अभी 3-4 साल पहले तक। अब क्या हो गया कि जब आप टाइप करते हैं कोई भी चीज़, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं ना सब लोग, चैट जीपीटी या जेमिनाई या फिर को पायलट, हर कंपनी का अपना अपना सॉफ्टवेयर है, राइट? नंबर 1 आजकल है चैट जीपीटी। तो वो क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ वो आपके लिए काम खुद कर रहे हैं, आप उन वेबसाइट से जाके वो आंसर लेंगे। चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी कि उन तमाम वेबसाइट से तमाम आंसर लेके आपको रिजल्ट देगी। दैट्स द डिफरेंस। तो इंफॉर्मेशन तो पहले से मौजूद थी, उसको प्रोसेस का इनके पास कैपेसिटी नहीं थी। इतने ज़्यादा पावरफुल जिसको जीपीयूज कहते हैं, पहले सीपीयू होते थे ना, अब ये जीपीयूज हो गए। वो क्या करते हैं कि उनको नैनो सेकंड के अंदर वो प्रोसेस करने की सलाहियत है, पहले ये नहीं थी। चूंकि अब ये सलाहियत मौजूद है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। इंफॉर्मेशन पहले से, अभी भी चैट जीपीटी इंफॉर्मेशन उसी तरीके से पहले हम लेते थे, बट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस इज फास्ट, इट गिव यू आंसर इन सेकेंड्स एंड इट लर्न बेस्ड व्हाट यू से। इट लर्न्स एक्चुअली, यू नो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई मजहबी काम कर रहे हैं, उसमें बड़ा एहतियात कर रही हैं, आप चैट जीपीटी से पूछेंगे ना, मुझे कोई हदीस बता दो वजू करने की, तो ऑनेस्टली आप लोग करके देखिएगा, या कोई भी टॉपिक को कुर्बानी करने की जो है मुझे तरीका बताओ, वो आपको फैब्रिकेटेड हदीस खुद से बना के दे देगा। लेकिन आप उसके प्रॉम्प्ट को चेंज करेंगे ना, गिव मी एन ऑथेंटिकेशन हदीस, ऑथेंटिकेटेड हदीस, देन इट विल गिव द रियल हदीस। आप करके देख लीजिएगा, फर्क समझ में आया? क्योंकि वो लर्न कर रहा है। आपने कहा मुझे कोई भी हदीस दे दो जो किस तरह कुर्बानी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इट विल गिव यू हदीस ऑन हिज ओन बेस, कहीं से भी ढूंढ कर। लेकिन जब आप लोग कहेंगे कि ऑथेंटिकेटेड हदीस दो, तो फिर वो जाएगा, वो कहाँ सर्च करेगा? बुखारी में या मुस्लिम में, या जो सही सत्ता है आपकी 6 बुक, उसमें से ढूंढ के फिर आपको हदीस देगा। तो प्रॉम्प्ट जो इंजीनियरिंग है ना, किसी भी एआई एजेंट के 4 पार्ट होते हैं। एक एआई एजेंट जो है ना, मैं थोड़ा सा आपको बताया तो टाइम नहीं है, हम भी अब डेवलप कर रहे हैं, हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है एआई से, सारी जॉब खत्म हो रही है ना, यही कह रहे हैं लोग। एआई एजेंट जो होते हैं ना, उसके 4 इनपुट होते हैं, 4 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट एआई एजेंट। एक तो उसका ट्रिगर होता है, वो ट्रिगर क्या होता है? आपकी चैट, राइट? आप जो टाइप करते हैं, राइट? आप टाइप करते हैं, और उसके बाद उसकी पहली चीज़ जो होती है उसका, वो होता है चैट एजेंट। वो एजेंट कौन कौन से अवेलेबल? सबसे मशहूर कौन सा है इस वक्त? चैट जीपीटी, राइट? नंबर 2 कौन सा है? जेमिनाई। नंबर 3 कौन सा है? कोपायलट, और बहुत सारे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। आप घर में भी बैठ के एजेंट बना सकते हैं। आप ऐसे सॉफ्टवेयर आए, एक वेबसाइट इसका नाम है n8n.com। ये आपको एक एजेंट बना के देगा कि किस तरह एजेंट बनता है। सारी चीज़ें एजेंट है ना, ऑटोमेट करना है। दूसरा जो होता है वो होता है इसका मेमोरी, राइट? उसको स्टोर करना होता है, जो चीज़ आप कह रहे हैं वो स्टोर करता है, फिर आपको जवाब देगा ना अगले क्या आप पूछेंगे आप। तो पहला हिस्सा हो गया ट्रिगर, क्या चीज़ से ट्रिगर करेगी उस एजेंट को। फिर एक चैट एजेंट होता है, फिर उसके बाद उसकी मेमोरी होती है, और तीसरे टूल्स होते हैं। इस टूल्स में क्या है? जो भी आपके टूल हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल मेल, जीमेल, ये आपका टूल है। मैं अभी आपको समझाता हूँ कैसे काम करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन, राइट? लिंक्डइन, एवरीबॉडी नो व्हाट इज लिंक्डइन, राइट? और फिर कोई भी चीज़ आपकी जो एप्लीकेशन है वो टूल बन जाएगी। आप ये चाहते हैं कि मैं जो हूँ वो जीमेल पे जाके किसी को ईमेल भेजने के बजाय मैं उसको ऑटोमेट कर लूँ। आप नहीं चाहते कि मैं जीमेल पे जाऊँ, उसका लॉगिन पासवर्ड टाइप करूँ, मैं नहीं चाहता, मैं उसको ऑटोमेट करना चाहता हूँ। तो मैं अपना एक एजेंट बनाऊंगा, उसको मैं कह लूँगा एआई एजेंट कॉल्ड ईमेल एजेंट या जीमेल एजेंट। ये मेरा, बहुत सारे लोग अभी अपने अपने खुद छोटे छोटे एजेंट बनाने लगे हैं। उसमें आपने टाइप किया है कि प्लीज़ टेल जॉन दैट आई एम नॉट अवेलेबल फॉर द मीटिंग। ईमेल भेजते हैं ना आप कि यार मैं आज मीटिंग में नहीं आ सकता। आप ये चाहते हैं कि आपका एजेंट काम करे, आप ना करें, आपने सिर्फ टाइप कर देना है। अब क्या होगा?
कि वो जब ये ट्रिगर होगा, ये जाके कोई भी जो आपने एजेंट डिफाइन किया, ये आपके पास मल्टीपल चॉइस है जब एजेंट बनाते हैं ना आप। अब ये तो कुछ है पेड, जिसको पे करना पड़ता है, कुछ फ्री भी है। एक है बड़ा मशहूर ओलामा, किसी नाम सुना ये? ओलामा, ये इनका फ्री एजेंट होता है, आपको पे करने की जरूरत नहीं है, एक फ्री एजेंट यूज करें। मेमोरी का एक बहुत ही सिंपल है जो फ्री है, जिसका नाम है सिंपल मेमोरी, उसको यूज करें। और जीमेल का अकाउंट का आपका एक एपीआई की, सो वो आप एंटर करें, आपने यहां लिखा, ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी आपके पर्सन को। आई मीन दिस इज वेरी सिंपल, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं किस तरह एजेंट जो है ऑटोमेट कर रहे हैं चीजें। कंपनी चाहती है कि उनका पेरोल का सिस्टम ऑटोमेटिकली मेल हो जाए, वो भी एजेंट बनाएंगे। लेकिन एक एआई एजेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपने कोई एजेंट लिखना है उसके 4 पार्ट है। ट्रिगर करना, उसको कोई एजेंट डिफाइन करना जो आपके लिए काम करेगा, मेमोरी जो आपको चीजें सेव करेगा, और उसके टूल जो यूज करना चाह रहे हैं। आप लोग ट्राई करके देखिए, यू कैन डू। आप चाहते हैं कि लिंक्डइन के ऊपर आपकी जैसे लिंक्डइन के ऊपर लोग बहुत सारी आर्टिकल डालते हैं, ऑटोमेटिकली चले जाएं, या लिंक्डइन की फीड आपको मिल जाए, ये सारे काम अब ऑटोमेशन के थ्रू हो रहे हैं। अगेन इट्स ऑल ऑटोमेशन, इज अगेन ऑल सॉफ्टवेयर। समझ में आए? तो दिस इज हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलवेज देयर। लेकिन अब उसमें चूंकि हमारे पास अब क्या होगा कि कोई भी चीज़, फर्ज करें कि जैसे मैं इसकी प्रेजेंटेशन बना लूँ, अब प्रेजेंटेशन का दौर भी गया। मुझे पहले हम घंटों बैठते थे पावर पॉइंट में बना रहे हैं उसकी स्लाइड, अब मैं कहता हूँ अपने चैट जीपीटी को मेरी प्रेजेंटेशन बना दो लिनक्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल बेसिक लिनक्स या साइबर सिक्योरिटी के बेसिक, वो मुझे 5 मिनट में जो है पूरी प्रेजेंटेशन देता। तो मैंने प्रेजेंटेशन फॉलो करना ही ख़त्म कर दी, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, आप भी कोई भी प्रेजेंटेशन बनाएं। आप चैट जीपीटी से कहें कि बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मुझे साइबर सिक्योरिटी की एक प्रेजेंटेशन बना दो 10 पेजेस की, आप उसको पूरी इंस्ट्रक्शन दे, वो पूरी बना देगा, आप उसको डाउनलोड कर लें। हो सकता है वो वर्ड में डाउनलोड करें, आप उसको कन्वर्ट कर लें पावर पॉइंट में, राइट? वो तो आता होगा आप लोगों को, मूव कर लें। और कुछ जो पेड हैं वो आपको पूरी की पूरी पावर पॉइंट में भी दे देते हैं प्रेजेंटेशन बनाकर, बट यू हैव टू पे फॉर इट, वो टूल्स है ना। तो अब प्रेजेंटेशन बनाना, डॉक्यूमेंट बनाना कोई बात नहीं है, अब तो सारा होमवर्क कट एंड पेस्ट करके होता है, राइट? उधर जाते हैं आप लोग, कट करते हैं, इधर पेस्ट करते हैं। क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है। मैं एक्चुअली पार्ट टाइम पढ़ाता भी हूँ, मेरी जो जॉब है ना वो फुल टाइम जॉब है। पता नहीं आप लोगों ने नाम सुना है, एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में जिसका नाम है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जो वर्जीनिया और मैरीलैंड में, तो वो अमेरिका के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में है। तो वहाँ मेरी जॉब है, आई वर्क एज ए IT इंजीनियर। अभी ज़्यादातर काम तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं आई टेक क्लासेज इन द इवनिंग। कभी कभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ मैं कभी कभार पढ़ाने जाता हूँ, कहते हैं आज ये वाला कोर्स आके पढ़ा दो, ये वाला कोर्स, ऑफ कोर्स दे पे यू। तो वहाँ मैं देखता हूँ बच्चे सारे के सारे चीटिंग ही होती है। लेकिन हमारे पास भी टूल्स हैं, हम क्या करते हैं उसको टूल्स में डालते हैं और देखते हैं कि कितना कॉपी हुआ है, वो बता देता है हमें। तो हम अलाउ करते हैं 30% तक, उससे ज़्यादा कॉपी हो तो दे हैव टू रीसबमिट। क्या नाम है उसका? टर्निडिन, राइट? वहाँ से पता चल जाता है। तो आजकल सारे होमवर्क इसी तरह हो रहे हैं, राइट? सब कट एंड पेस्ट करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। ऑनलाइन होमवर्क होते हैं आप लोगों के भी या पेपर पर होते हैं? ऑनलाइन ही होते हैं ना। अब इतनी चीज़ आसान हो गई है। हमारे ज़माने में क्या होता था, इंटरनेट तो होता नहीं था, हम लाइब्रेरी जाते थे, वहाँ से नोट्स बनाते थे, फिर उसको लिखते थे। कंप्यूटर नए नए आए थे तो उस वक्त टाइप करना पड़ता था घंटों बैठकर। लेकिन चेंज हो गया ना हर चीज़। आपके चैलेंजेस डिफरेंट है, हमारे चैलेंजेस डिफरेंट थे। लेकिन ये कहना कि आपने कर लिया, आपके ज़माना आसान था, ऐसा कुछ नहीं है। हर ज़माने के चैलेंजेस डिफरेंट है। कहते हैं कि आके बातें बनाते हैं, अपना तो सब कुछ कर लिया। आई वॉज जस्ट लाइक यू गाइस, बिल्कुल। मोटरसाइकिल पे मैं भी इसी तरह ट्यूशन पढ़ाने जाता था कराची में, मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर थे मेरे। दैट्स हाउ वी मेक मनी। और इसी तरह हम भी गए। देयर इज नथिंग डिफरेंस। अक्सर ऐसा लगता है ना कि अब जाके बातें बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल वेंट थ्रू द सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। थोड़े से हालात का फ़र्क है बस, राइट? ठीक है, कंक्लूड कर दें।